हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की बांकेलाल की कॉमिक्स, जिसका नाम है राजकोष के लुटेरे। दोस्तों, इससे पहले आपने पढ़ा था बांकेलाल की कॉमिक्स कर बुरा हो भला, और उसके बाद की ये प्रस्तुति है राजकोष के लुटेरे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजकोष के लुटेरे। डाकू सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ आंधी तूफान की तरह उधमपुर के राजमहल की ओर बढ़ रहा था, और उधमपुर के राजमहल पर पहुंचते ही डाकुओं ने सुरक्षा पर तैनात सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। जल्दी ही सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह और उसके साथी महल में प्रविष्ट हुए, और फिर कुछ ही देर में राज्य के कोषागार में हा 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 हा। साथियों, लूट लो सारा राजकोष। जल्दी करो, राजा के दूसरे सैनिकों के आने से पहले हम निकल जाना चाहते हैं। जिस आंधी तूफान की तरह सुल्तान सिंह ने आक्रमण किया था, उसी तरह खजाना लूटकर वह चला गया। और जब इस घटना की खबर उधमपुर के राजा उद्यमी सिंह को मिली, तो वह गुस्से में आग बबूला हो उठा। क्या बकते हो महामंत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? एक डाकू और राजमहल में अंदर घुसकर सारे राजकोष को लूट कर ले गया, और हमारे सुरक्षा सैनिक कुछ ना कर सके? उधमपुर की विशाल सेना कुछ ना कर सकी? महाराज, हमारे सैनिकों ने उनका बहुत मुकाबला किया, लेकिन उन डाकुओं का आक्रमण इतना अचानक हुआ था कि। खामोश महामंत्री, आप यह जानते हैं कि महल के राजकोष का लुट जाना हमारे लिए कितनी शर्म की बात है? आप सेना की टुकड़ियां लेकर अभी जाइए और उन डाकुओं का पीछा करिए। वे अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सेना को लेकर जाता हूँ। कुछ ही देर में महामंत्री बहुत से सैनिकों के साथ डाकुओं की खोज में निकला। सैनिकों, जंगल का कोना कोना छान मारो, हमें वह डाकू हर हालत में मिलना चाहिए। महामंत्री ने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन डाकुओं का कुछ पता नहीं चला। आखिर वह निराश होकर लौट आया। क्षमा करें महाराज, हमने बहुत दूर दूर तक उन डाकुओं की खोज की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। ओह महामंत्री, नगर में यह घोषणा कर दो, जो कोई भी डाकुओं को पकड़वाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। और फिर अगले दिन पूरे राज्य में चौराहों पर यह सूचना लिखी हुई थी। आवश्यक सूचना, खजाना लूटने वाले डाकुओं को पकड़वाने वाले व्यक्ति को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। डाकू, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? इस घटना के लगभग एक माह बाद। जय भवानी, जय भवानी। साथियों, वो हमारे सामने हमारी मंजिल है। रूपनगर के राजा के पास बहुत भारी राजकोष है। आगे बढ़ो और लूट लो सारा राजकोष। और इससे पहले कि वहां कुछ सुरक्षा कर रहे सैनिक कुछ समझ पाते, मारो मारो बचाओ, डाकुओं ने उन्हें पलक झपकते ही मार गिराया, और फिर कुछ ही देर में सारा राजकोष लूटकर डाकू सुल्तान सिंह वहां से निकल गया। हा 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 हा। सारा राजकोष अब हमारा है। दूसरे दिन ही रूपनगर में राजा रूप सिंह की ओर से डाकुओं को पकड़ने के लिए घोषणा की जा रही थी। नगरवासियों, डाकू सुल्तान सिंह और उसके साथियों को जो कोई जिंदा या मुर्दा बंदी बनाकर लाएगा, उसे राजा की ओर से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। उधर रूपनगर में घोषणा की जा रही थी, इधर शक्तिनगर में सुल्तान सिंह आक्रमण कर रहा था। साथियों, मां भवानी हमारे साथ है। विजय हमारी होगी। साहस से आगे बढ़ो और सारा राजकोष लूट लो। जय भवानी। खच कुछ ही देर में शक्तिनगर का राजकोष भी लुट चुका था, और इसी तरह कुछ ही दिनों में सुल्तान सिंह आसपास के अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका था। राजाओं ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। सुल्तान सिंह का आतंक इतना बढ़ चुका था कि उतना उसका आक्रमण देखकर सैनिक उसका मुकाबला करने के बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते थे। जय भवानी, जय भवानी। भागो, सुल्तान आ गया, भागो भागो। उधर विशालगढ़ के राजमहल में बांकेलाल राज अतिथि के रूप में ठाठ के दिन गुजार रहा था। बांकेलाल को बचपन से ही शिव का ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई शरारत करता था तो उसका नुकसान होने की बजाय उल्टा लाभ हो जाता था, और इससे बांकेलाल का सम्मान भी अधिक बढ़ जाता था। शिव के इस वरदान ने ही बांकेलाल को विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचा दिया था। आहा, अपनी भी क्या किस्मत है। करो बुरा होगा भला, बस एक गड़बड़ हर बार हो जाती है। जिसका नुकसान करता हूँ उसे बहुत लाभ होता है और मुझे थोड़ा। लेकिन इस बार कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि योजना की टांग भी ना टूटेगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। बस मौका मिलने की देर है। अभी बांकीलाल यह सोच ही रहा था कि तभी
श्रीमान जी, आपको महाराज ने बुलाया है। सत्यानाश हो महाराज का, सब मजा खराब कर दिया। ऊंचे ऊंचे गद्दों में कितना मजा आ रहा था। महाराज से कहो हम अभी आते हैं। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा, आओ बांकेलाल, हम तुम्हें याद कर रहे थे। कहिए महाराज, आपने कैसे याद किया? मैं तो हर समय आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अवश्य कोई गड़बड़ है, तभी तो महामंत्री, सेनापति आदि सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लगता है यह सब मुझे किसी मुसीबत में फंसाने जा रहे हैं। बांकेलाल, समीप के राज्यों में एक खूंखार डाकू सुल्तान सिंह ने भयंकर तबाही मचा रखी है। वह अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका है। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बांकेलाल के होते वह हमारे राज्य में कदम भी नहीं रख सकेगा। यूं तो बांकेलाल जी, हमने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित कर दिया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे राजकोष बिल्कुल सुरक्षित रहे। वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपनी आंखों से सुरक्षा व्यवस्था देख लेना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अभी हमारे साथ चलकर उस सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हो। हम महामंत्री और सेनापति के साथ वहीं चल चल रहे हैं। और फिर बांकेलाल राजा विक्रम सिंह महामंत्री और सेनापति के साथ राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था देखने चल दिया। एक लंबा गलियारा पार करने के बाद सब एक विशाल कक्ष में पहुंचे। विशाल कक्ष में पहुंचकर महामंत्री ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर उन्होंने एक दूसरे दरवाजे को खटखटाया। खट खट खट। अगले ही पल, अरे यह क्या? कमरे का फर्श तो नीचे की ओर धंस रहा है। बहुत अच्छा। फर्श के हटने के बाद विशाल कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। चर चर चर। उस दरवाजे में प्रवेश कर एक लंबे गलियारे को पार करते हुए सब विशाल लोहे के दरवाजे पर पहुंचे। अरे, यह तो बिल्कुल तिलिस्मी कहानियों के महल की तरह बना है। यह दरवाजा कैसे खुलेगा महामंत्री जी? मेरे पाँव के नीचे देखिए महाराज। फर्श के इस टुकड़े को पाँव से 3 बार दबाने से यह लोहे का दरवाजा स्वयं खुल जाएगा। फर्श के टुकड़े को दबाते ही लोहे का दरवाजा खुलता चला गया। ओह, सचमुच बहुत सुरक्षित रखा है खजाना। लेकिन चिंता मत करो, सब बोझ हल्का कर दूंगा। उस दरवाजे को पार करके जब वे सब अंदर पहुंचे, महाराज, इस तालाब के उस पार विशाल कक्ष में राजकोष रखा है और सामने हमारे विशेष सैनिक पहरा दे रहे हैं। लेकिन इस तालाब को पार करके तो डाकू विशाल कक्ष से राजकोष को लूट सकते हैं। नहीं महाराज, यह संभव नहीं होगा। यह तालाब बहुत गहरा है और फिर इन मांसभक्षी मगरमच्छों को मारकर उस पार पहुंचना बहुत कठिन है। और उस पार पहुंचने से पहले हमारे सैनिक विषैले बाणों से डाकू को मारकर बीच में ही डुबो देंगे। लेकिन हम अगर उस विशाल कक्ष में जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? हम लोग बहुत आसानी से जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सी रंग बिरंगी कीलें लगी हैं। इनमें से यह कील घुमाने से इस तालाब पर पुल बन जाएगा और फिर उस पुल पर चढ़कर सब विशाल कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गए। महामंत्री ने वहां पहरा दे रहे एक सैनिक से कहा, सैनिक, दरवाजे का ताला खोल दो। और जैसे ही विशाल कक्ष का दरवाजा खुला, बांकेलाल जल्दी से अंदर जाने लगा। ठहरिए बांकेलाल जी, दरवाजा खुला होने पर भी आप कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा संभव नहीं। वह क्यों? दरवाजा खुला होने पर तो कोई भी मजे से घूमता हुआ अंदर जा सकता है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और फिर महामंत्री ने एक सैनिक से भाला लेकर खुले दरवाजे से अंदर की ओर फेंका। हैं हैं? भाला अभी हवा में ही था कि आग की लपटें उसकी ओर बढ़ीं। भाल भाल बच गया, नहीं तो अभी राम नाम सत्य हो जाता। और कुछ पलों में भाला जलकर भस्म हो गया। और फिर दरवाजे पर लगी एक कल को घुमाकर महामंत्री ने विशाल कक्ष में प्रवेश किया। अंदर जाते ही पूरा कक्ष रोशनी से चमक उठा। महाराज, यह सब सुरक्षा व्यवस्था हमारे राजगुरु सिद्धनाथ ने अपनी तिलिस्मी विद्या से की है। सचमुच यहाँ तो हमारा राजकोष पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आहा, इतना विशाल राजकोष! एक बार मैं सारा राजकोष ले जाने में सफल हो जाऊं, फिर देखना मेरी 7 पीढ़ियां मौज से रहेंगी। बांकेलाल, क्या सोच रहे हो? तुमने इस सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं महाराज, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। और फिर सब वापस लौट चले। लेकिन बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा था। इस सारी सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी ना कर दी तो मेरा नाम भी बांकेलाल नहीं। उधर दिन प्रतिदिन डाकू सुल्तान सिंह का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। दूर दूर के राज्यों के राजा उसके नाम से भयभीत होने लगे थे। एक दिन अमरपुर में, सेनापति जी,
सुल्तान सिंह कभी भी हमारे महल पर आक्रमण कर सकता है। तुमने राजकोष की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया है? महाराज, मैंने एक ऐसा काम किया है कि अगर सुल्तान सिंह राजकोष वाले भवन की ओर बढ़ा भी तो वह स्वयं हमारे जाल में फंस जाएगा। तुमने ऐसा क्या किया है सेनापति? महाराज, मैंने राजकोष वाले भवन के पास गहरी खाई खुदवा कर उस पर घास फूस बिछवा दी है। डाकू उस खाई में गिर कर घायल हो जाएंगे और हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुल्तान सिंह ने अमरपुर के राजकोष को लूटने के लिए राजमहल पर आक्रमण कर दिया। साथियों, टूट पड़ो इन सैनिकों पर। कुछ ही देर में सारा राजकोष हमारे हाथों में होगा। फिर कुछ ही देर में सुल्तान सिंह ने द्वार पर खड़े सैनिकों को मारकर राजमहल में प्रवेश किया, लेकिन जब वे सब राजकोष के भवन के पास पहुंचे। क्या बात है लाखन सिंह, राजकोष के भवन के पास मुट्ठी भर सैनिक? अवश्य ही राजा ने राजकोष की सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध किया है। सरदार भवन पर सीधे आक्रमण करने के बजाय हमें एक दो साथियों को वहां भेजना चाहिए ताकि शत्रु की चाल का पता चल सके। और फिर सुल्तान सिंह ने दो साथियों को जाने के लिए कहा। वे दोनों अभी भवन की ओर आगे बढ़े ही थे कि ओह आह बचाओ! ओह, तो यह है इनका सुरक्षा प्रबंध। लाखन सिंह, हम भवन के पीछे की ओर से हमला करके राजकोष लूटेंगे। और फिर सुल्तान सिंह ने भवन के पीछे की ओर से जबरदस्त हमला कर दिया। कुछ ही देर में वे अमरपुर का सारा राजकोष लूट कर ले गए। जंगल के बीच बने अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचकर सुल्तान सिंह ने हर बार की तरह लूट के माल का बंटवारा कर दिया। साथियों, लूट के माल के 3 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा तुम्हारा। अब 1 हिस्से में से आपस में बांट लो तुम सब। ओह, लूट के बंटवारे में फिर बेईमानी। सरदार ने 3 हिस्से ले लिए। सुल्तान सिंह ने खुश होते हुए अपने हिस्से का माल उठाया। आह हा हा हा, इतना माल! कुत्ता कमीना हर बार ज्यादा हिस्सा ले जाता है। नहीं, मैं यह बेईमानी अब नहीं चलने दूंगा। मैं सुल्तान सिंह से बराबर का हिस्सा लूंगा। छोटे ठाकुर, क्या सोच रहे हो? जल्दी से माल का बंटवारा कर दो। लाखन काका, यह बंटवारा मैं नहीं कर सकूंगा, तुम ही सबको बांट दो। और मंगल सिंह दूसरी ओर चला गया। सब डाकुओं को उनका हिस्सा देकर अंत में लाखन सिंह मंगल सिंह के पास पहुंचा। यह लो छोटे ठाकुर, यह रहा तुम्हारे हिस्से का माल। उधर रख दो काका। क्या बात है छोटे ठाकुर, सब लोग तो लूट के हिस्से को लेते समय बहुत खुश होते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें कोई खुशी नहीं होती। काका, खुशी तो मुझे भी होती, लेकिन यह लूट का हिस्सा नहीं है, मेरे तरफ फेंका हुआ भीख का एक टुकड़ा है। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं छोटे ठाकुर। लाखन काका, हिस्से का मतलब सब साथियों में बराबर होता है, लेकिन बेईमानी से दिया गया हिस्सा भीख का टुकड़ा होता है। ओह, अब मैं तुम्हारी बात समझा। तुम ठीक कहते हो छोटे ठाकुर, लेकिन यह बात दूसरे किसी साथी के सामने नहीं कहना, वरना अगर उसने सरदार से कह दिया तो सरदार तुम्हें बागी कहकर मौत के घाट उतार देगा। मुझे मौत का भय मत दिखाओ लाखन काका, अपने अधिकार के लिए मैं मौत से भी टकरा जाऊंगा। वाह छोटे ठाकुर, सचमुच तुम बहुत बहादुर हो। अब वह वक्त आ गया है कि तुम्हें वह राज की बात बता दूं जो मैंने वर्षों से छिपा कर रखी है। राज की बात काका? कौन सी बात तुमने छिपा कर रखी है? यह उस समय की बात है जब तुम्हारे पिता ठाकुर संग्राम सिंह दल के सरदार हुआ करते थे। एक दिन हम मणिकपुर में लूटपाट कर रहे थे कि राज सैनिकों ने हमें घेर लिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस दिन हमारे बहुत से साथी मारे गए और फिर हमें सरदार के साथ उस जगह से भागना पड़ा। सुल्तान सिंह भी हमारे साथ था। हम एक जंगल में सुरक्षित पहुंच गए थे, लेकिन दल का सरदार बनने के लालच में सुल्तान सिंह ने संग्राम सिंह की हत्या कर दी। आह सुल्तान, धोखा! आह हा हा हा, अब मैं सरदार बनूंगा। और इस तरह सुल्तान सिंह दल का सरदार बन गया। ओह, तो मेरे पिता का हत्यारा यह सुल्तान सिंह है। सुल्तान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ठहरो छोटे ठाकुर, सुल्तान सिंह को मारने का समय अभी नहीं आया है, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, मैं एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बुद्धि से काम लो छोटे ठाकुर, अभी दल के लोगों को अपने साथ मिलाना है। बंटवारे के नाम पर हम लोगों को सुल्तान सिंह के खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुल्तान सिंह का अधिक दिन जीवित रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अधिक दिन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारा राजकोष के लुटेरे का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं राजकोष के लुटेरे के पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे वहां खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।